हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महफूज हसन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा बिल पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ध्वनि के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो वर्ण कहलाता है। वर्णों से मिलकर अक्षर बनते हैं और अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द। शब्द का प्रयोग जब हम किसी वाक्य के अंतर्गत करते हैं तो हम उसको पद कहते हैं। और पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये हिंदी व्याकरण के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हिंदी व्याकरण में जिसको ये 5 चैप्टर समझ में आते हैं उसको पूरी हिंदी ग्रामर समझ में आ जाएगी, और जिसको ये 5 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे उसको हिंदी ग्रामर कभी भी समझ में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से ये 5 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो हम एक एक क्लास करके पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास है संज्ञा की। तो आइए आज हम बात करते हैं संज्ञा पर। संज्ञा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, संज्ञा तो संज्ञा कहते हैं नाम को। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। ऐसे शब्द डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु या भाव का नाम ज्ञात हो। ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी बोले तो कोई भी सजीव चीज, वस्तु बोले तो कोई भी निर्जीव चीज या भाव। ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी, किसी वस्तु या भाव का नाम ज्ञात हो संज्ञा कहलाता है। सीधी सीधी सी बात यह है, दुनिया के अंदर कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। और संज्ञा अर्थ के आधार पर, संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे अर्थ के आधार पर। संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। कुछ नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। देखिए मैं फिर एक बार बता रहा हूं, दुनिया के अंदर कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, कोई भी नाम वो संज्ञा है। लेकिन 5 प्रकार की संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। अगर कोई संज्ञा शब्द ऐसा है जो सिर्फ एक का बोध करवाता है, किसी एक का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और अगर कोई संज्ञा शब्द ऐसा है कि वो पूरी जाति का बोध करवाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर कोई संज्ञा शब्द ऐसा है जो किसी द्रव्य का बोध कराता है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और यदि कोई संज्ञा शब्द ऐसा है जो समूह का बोध कराता है, नाम भी है और समूह का बोध भी कराता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और यदि कोई नाम ऐसा है जो किसी के गुण, किसी के दोष का बोध कराता है, किसी के भाव का बोध कराता है, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ जाओगे। जैसे मैं बात करता हूं, एक नाम है गंगा। गंगा एक नाम है,
लेकिन किसका नाम है? एक नदी का नाम है। तो ये सिर्फ एक नदी का बोध कराता है, गंगा, सिर्फ एक नदी का, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको बताया ऐसे वाले नाम, मैंने सबसे पहले आपको यह समझना है कि दुनिया के अंदर कोई भी नाम संज्ञा है, और ऐसे वाले नाम जो सिर्फ एक का बोध कराएंगे, वेरी सिंपल, जो सिर्फ एक का बोध कराएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे गंगा, पटना, रामायण, देवनागरी, होली आदि। गंगा है किसी एक नदी का बोध, पटना एक नाम है पटना, ये किसी एक शहर का बोध कराता है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण ये भी एक नाम है लेकिन किसी एक पुस्तक का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देवनागरी ये भी एक नाम है लेकिन किसी एक लिपि का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली ये भी नाम है लेकिन किसी एक त्योहार का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा, ऐसे वाले नाम जिनसे पूरी जाति का बोध होता, पूरी जाति का, जैसे नदी। अब नदी जो एक नाम है, क्या ये केवल गंगा के लिए प्रयोग होता है? नहीं, चंबल के लिए भी नदी का प्रयोग कर सकते हैं, कोसी के लिए भी नदी का प्रयोग कर सकते हैं, दामोदर के लिए भी नदी का प्रयोग कर सकते हैं, नर्मदा के लिए भी नदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा वाला नाम जो पूरी जाति का बोध जिससे हो जाए या जो पूरी जाति के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे वाले नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन शहर जातिवाचक संज्ञा है। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। देवनागरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन लिपि, अब लिपि तो खरोष्ठी के लिए भी लिपि आ जाएगा, ब्रह्मी के लिए भी लिपि आ जाएगा, रोमन के लिए भी लिपि आ जाएगा। तो लिपि तो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा वाला नाम जो पूरी जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे होली व्यक्तिवाचक संज्ञा लेकिन त्योहार, त्योहार जातिवाचक संज्ञा आदि कर लेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा आपसे संज्ञा, दुनिया के अंदर कोई भी नाम संज्ञा है, कोई भी नाम। अगर नाम ऐसा है कि किसी एक के लिए आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर नाम ऐसा है कि वो पूरी जाति का बोध कराता है तो जातिवाचक संज्ञा, अगर नाम ऐसा है जो किसी द्रव्य का बोध कराता है, किसी द्रव्य का, द्रव्य का मतलब किसी धातु का बोध कराता है या किसी ऐसे पदार्थ का बोध कराता है जिससे हम अनेक वस्तुएं बना सकते हैं, तो ऐसे वाले नाम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे लोहा, ये धातु है, लकड़ी ये द्रव्य है, कोयला, जैसे दूध, पानी, डीजल, ऊन, गेहूं, ये सब द्रव्यवाचक है। ऐसे वाले नाम जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है, गेहूं द्रव्य है, चावल द्रव्य है, दूध द्रव्य है, पानी, डीजल, कोयला, लकड़ी, लोहा, ये सब द्रव्य है। द्रव्य के अंतर्गत तीन चीजें आती है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हम द्रव्य। तो मैं कह रहा हूं मटेरियल, कोई भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिससे हम अन्य पदार्थ बना सकते हैं, ऐसे वाले जो नाम है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। चलिए अब मैं बात करता हूं समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे वाले नाम, ऐसे वाले नाम जो किसी समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है पुलिस, पुलिस भी नाम है लेकिन पुलिस एक के लिए नहीं, समूह के लिए आता है पुलिस। जैसे गुच्छा, जैसे छत्ता, जैसे ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं संगीतकारों का समूह। जैसे घोंद, घोंद होता है केले का गुच्छा,
केले के गुच्छे को कहते हैं घोन। जैसे और भी शब्द आ जाए, जैसे सभा, आयोग, समिति, दरबार, और भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। ऐसे वाले शब्द या ऐसे वाले नाम जो किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे पुलिस एक समूह का बोध कराता है, गुच्छा जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, छत्ता जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है तो समूह का बोध कराता है, ऑर्केस्ट्रा संगीत का समूह होता है, संगीतकारों का समूह होता है, घोंद केलों का गुच्छा होता है, सभा और समिति आयोग ये सदस्यों का समूह होता है। तो ऐसे वाले नाम जो किसी समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की मैं बात करता हूं तो ऐसे वाले नाम जो किसी के गुण, दोष इत्यादि को बताते हैं। जैसे बात करी जाए क्रोध शब्द है, क्रोध। अब क्रोध तो सजीव भी नहीं है, मतलब कोई प्राणी नहीं है, न क्रोध कोई वस्तु है, न क्रोध प्राणी है। जब प्राणी नहीं, वस्तु नहीं, तो फिर क्या है क्रोध तो भाव है। तो मैंने आपसे बताया ऐसे वाले संज्ञा शब्द जो किसी के भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्रोध नाम है लेकिन कैसा भाववाचक नाम है। प्रेम भी नाम है लेकिन कैसा है भाववाचक। जैसे ईमानदारी, जैसे चोरी, जैसे सुंदरता, मानवता, है ना, आदि आप कर लें। तो दोस्तों आप इस बात को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसे वाले संज्ञा शब्द जो फीलिंग को बताते हैं, भाव को बताते हैं, जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस करते हैं, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और वो नाम है, तो ऐसे वाले नाम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, ईमानदारी, चोरी, सुंदरता, मानवता। अब एक क्वेश्चन बनता है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? इसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो इसका निर्माण होता है दोस्तों 5 प्रकार से। नंबर 1, भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से बनती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनती है सर्वनाम से। भाववाचक संज्ञा बनती है विशेषण से। भाववाचक संज्ञा बनती है क्रिया से। भाववाचक संज्ञा बनती है अव्यय से। तो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसे वाले जो शब्द हैं जो भाव को बताते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा का निर्माण या भाववाचक संज्ञा शब्द कितने प्रकार से निर्मित होते हैं, या किन किन चीजों से वो निर्मित होते हैं, किन किन चीजों से वो बनते हैं, तो वो 5 प्रकार से उनका निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बन जाते हैं। जैसे एक जातिवाचक संज्ञा है पंडित। मैं एक एग्जांपल आपको बताते हुए चलता हूं। पंडित, तो पंडित से क्या बन जाता है? पंडिताई। पंडित जातिवाचक संज्ञा है, पंडिताई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे सर्वनाम से भी बन जाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे एक सर्वनाम है अपना, तो अपना से बन जाता है अपनापन। जैसे एक विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक विशेषण है, विशेषण से अपनापन सर्वनाम से बन जाएगी। जैसे विशेषण से अगर मैं बात करूं, विशेषण है जैसे मान लो खट्टा एक विशेषण है, तो खट्टे से क्या बन जाएगा? खटास भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से ऐसे बन जाएगी, जैसे क्रिया है मान लो चढ़ना क्रिया है, तो चढ़ने से बन जाएगा चढ़ाई भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मान लो अव्यय शब्द है दूर एक शब्द अव्यय है, दूर अव्यय शब्द है, तो दूर से बन जाएगी दूरी भाववाचक संज्ञा। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि दूर से दूरी ये तो बदल गया तो अव्यय नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं यहां पर कि जो ना बदले वो अव्यय नहीं है, ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। डेफिनेशन ये है
ऐसे शब्द जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर ना बदले, वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आप याद रखेंगे तो इन 5 से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कई बार एग्जाम आया है कि कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, किससे बनती है, किससे नहीं बनती है, तो आपको याद रहना चाहिए। और साथ में आप एक बार नोट में लिख लो, नोट में एक बात ये वाली लिख लो कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो मैंने आपको पढ़ा दी। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूढ़, दूसरा योग रूढ़, और तीसरा योग। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक 3 प्रकार की संज्ञा होती है उत्पत्ति के आधार पर। और कई बार प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने, संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा के विकारक तत्व। तो संज्ञा के विकारक तत्व भी 3 है। नंबर 1 है लिंग, और दूसरा है वचन, और तीसरा है कारक। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने हैं, तो संज्ञा के विकारक तत्व 3 हैं, लिंग, वचन और कारक। और अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ये कैसे होती है रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक? तो मैं जब शब्द वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर, शब्द बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा, है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ बहुत कम करके, बहुत कम बातें करके आपको बहुत ज्यादा मैटर आपके पास चला जाए, कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से ना बचे, है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। संज्ञा के विकारक तत्व, विकारक का मतलब संज्ञा, कोई भी संज्ञा उसका कोई ना कोई लिंग भी जरूर होता है, कोई भी संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई वचन भी जरूर होता है, कोई भी संज्ञा का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो उसका कोई ना कोई कारक भी जरूर होता है। इसीलिए संज्ञा के विकारक तत्व 3 है, लिंग, वचन और कारक। और हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लिंग की होगी, उसके बाद मैं आपको वचन की क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कारक की क्लास पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।